मैंने कल पढ़ाया था, कल नहीं परसों पढ़ाया था, so जब मुगलों का जब डाउनफॉल होता है तो बहुत सारे नवीन राज्यों का उदय है। इसमें से आप देखोगे कई तरह के नवीन राज्य थे, जो कि कुछ विद्रोही राज भी बन जाते हैं, कुछ उत्तराधिकारी राज बनते हैं, और कुछ जो थे मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य थे, जिसमें से हम लोग केरल वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। और केरल जो था 3 राज्यों को मिलाकर था। ठीक है, वर्तमान केरल का जो निर्माण जो किया गया उसमें कोचीन शामिल था, त्रावणकोर राज्य शामिल था, और कालीकट शामिल था। ठीक है, इन सब का यूनिफिकेशन करने का काम जो किया था, उस शासक का नाम क्या था? मार्तंड वर्मा। क्या बताओगे ये? इन्होंने क्या किया था? यूनिफाइड किया था केरल को। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, काफी अधिक इंपोर्टेंट नाम भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे नवीन राज्य, हम लोग पढ़ने मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मराठा एम्पायर की बात करेंगे तो ये विद्रोही राज्य में आएंगे। क्या आएंगे? तो मराठा एम्पायर किस में आएंगे? ये आपके विद्रोही राज्य में आते हैं। ठीक है, मराठाओं को पूरी तरह कुचलने की औरंगजेब की महत्वाकांक्षी पूरी नहीं हो सकी थी। औरंगजेब तो अपने इस नियत में सफल तो नहीं हो पाया। हालांकि मराठों के कुचलने की जो उसकी नीति जो थी, इसमें औरंगजेब तो सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन मुगल जो था, ठीक है, काफी अधिक मतलब क्या हो गया? कमजोर हो गया। ठीक है, मुगल इस परिस्थिति में काफी अधिक कमजोर हो जाता है। मराठाओं को औरंगजेब की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी। मराठाओं ने 1707 की कलावधि के पश्चात मुगल साम्राज्य के अपक्षय में वो चुनौती पेश की। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन में जो सबसे जो प्रमुख कारण जो है, मराठों के साथ उनका संघर्ष भी है। ठीक है, मुगल कभी मराठा को तो पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं कर पाया, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया, खुद ही मतलब पतन की ओर उन्मुख हो गए। ठीक है, यद्यपि वो एक ऐसी शक्तियों में से थे जिस शक्ति के तौर पर मुगलों को प्रतिस्थापित कर शक्ति शून्य को भर सकते थे। ठीक है, अगर मराठा शक्ति की बात करेंगे तो ये भी था से मतलब से इन फ्यूचर अगर बात करेंगे तो मराठा जो है सब मुगलों को पराजित करके मुगल के बाद जो भारत में जो शासन व्यवस्था की नींव रखी जाएगी, उस वैकेंट को पूरा किया जा सकता है। लेकिन कभी भी मराठे जो थे ये कर नहीं पाए। ठीक है ना, वो अपने एकता के अभाव में, गैर प्रगतिशील विचारों एवं दृष्टिकोण के कारण ऐसा करने में विफल हो गए। साहू की बात करेंगे, शिवाजी का पोता था, जो 19 वर्षों तक सम्मान पूर्वक मुगलों की कैद में रहा। ठीक है, ये मुगल की कैद में 19 वर्षों तक रहे थे साहू। ठीक है, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जल्द ही रिहा कर दिया गया। ठीक है, इनको 19 वर्षों तक मुगलों की कैद में रखा गया था, और 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इनको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, और जब इनको किया गया तो 1707 में जैसे रिहा होते हैं तो ऑलरेडी वहां पे जो थी मराठा सत्ता कौन चला रही थी? ताराबाई चला रही थी। ठीक है, तो ताराबाई जो थे चला रही थी, तो ये जब वहां पे पहुंचे तो ताराबाई और इनके बीच में मतलब खुला संघर्ष होने लगा। लगभग 7 वर्षों तक ये खुला संघर्ष चलते रहा। तो ये 1714 तक चला। ठीक है, अपने विश्वसनीय और सक्षम मंत्री बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू जो था अंतिमतः विजय हो गया। ठीक है, तो ये बालाजी विश्वनाथ जो थे पहले पेशवा बने थे। अगर पूछा जाएगा मराठा साम्राज्य के पहला पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ। तो ये साहू को मराठा गद्दी प्राप्त करने में बालाजी विश्वनाथ जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। और 1713 में साहू ने बालाजी को पेशवा या प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि उसे स्वयं प्रशासनिक अनुभव नहीं था। ठीक है, नए पेशवा ने तेजी से मराठा सरदार और महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों पे साहू के अपने नियंत्रण को सुदृढ़ किया। उसने मुगल दरबार के संघर्षों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली भी मतलब क्या किया था, इन्होंने बनाया था। अब यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही संधि होती है 1719 में। ये संधि मराठा के हित में थी, काफी महत्वपूर्ण संधि थी, ध्यान में रखेंगे। सैयद बंधु के साथ उसके समझौते के फलस्वरूप शाही साहू को अपने क्षेत्र के वैध शासक के तौर पर मुगल मान्यता मिल गई। ठीक है, तो 1719 में संधि थी, जिनको मराठा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते, काफी अधिक महत्वपूर्ण थी। उस समय शासक जो थे कौन थे? फारुखसियर आई थिंक रहे होंगे। ठीक है, हाँ फारुखसियर रहे होंगे। और फारुखसियर के बिहाफ पे सैयद बंधु, और यहाँ पे ठीक है साहू के बीच में समझौता होता है। तो एक तरफ से सैयद बंधु थे और एक तरफ से बालाजी विश्वनाथ थे। ये संधि में क्या कहा जाता है? मराठा शासक जो साहू जो है उनको वैध मान लिया जाता है, मतलब मुगल उनको मान्यता दे देता है। और साथ में ध्यान में रखेंगे मुगलों की कैद से साहू के परिवार के लोगों को भी रिहा कर दिया गया। छह मुगल प्रांत जो बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, बीदर था, बरार था, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद और खानदेश।
तो यहाँ से चौथा सदस्यमुखी वसूलने का अधिकार मराठाओं को दे दिए। देख रहे हैं मराठे के लिए कितना फायदेमंद ये संधि है। सबसे पहले अपने जो पूर्वज जो थे या फिर उनके जो परिवार के जो सदस्य थे उनको भी क्या क्या कैद से छुड़ा लिया। ठीक है, मराठाओं को वैध शासक मान लिया गया, साहू जी को। और उसके बाद मतलब चौथा सदस्यमुखी वसूलने का अधिकार इन सारे ही 6 क्षेत्रों में दे दिया गया। ठीक है, इसके बदले में साहू मुगल शासक फर्रुखसियर की सेवा में 15,000 अश्वारोही सेना का एक दल देने और दक्कन में विद्रोह एवं लूटपाट रोकने और वार्षिक रूप से मुगल शासक को 10 लाख रुपए भेंट देने पर सहमत हुआ। ठीक है, मतलब जितने चीजें उसने दी थी मुगलों ने उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, और क्या था ये, उस समय शासक कौन था? फर्रुखसियर था। और फर्रुखसियर के बिहाफ पे संधि करने कौन आया था? तो सैयद बंधु आए थे। कौन आया था? तो सैयद बंधु का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मिली मराठाओं को, लेकिन साहू ने भी दिया से चलो हम आपको 10 लाख रुपए की भेंट देने पे भी सहमत हुआ। ठीक है, वार्षिक रूप से, ऐसा नहीं कि महीना था ये। साथ में 15,000 अश्वारोही सेना का एक दल भी देने पे सहमत हुए। और साथ में ये भी था कि दक्कन में विद्रोह और लूटपाट मराठा नहीं करेगी। मराठे कभी कभी लूटपाट किया करते थे। ये मराठा इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी था, क्योंकि जब लूटपाट करने से बहुत सारे राज्य जो थे इनसे नाराज थे। इसी वजह से आप देखोगे जब पानीपत के जब तृतीय युद्ध जब होता है तो मराठों का सभी राज्यों से समर्थन न मिल पाने के कारण ये भी था, चौथ सदस्यों की जबरदस्ती वसूलना, अगर नहीं दे रहे तो उनके राज्यों को लूटपाट करना। तो ये सारी चीजें जो थी सो थी। हालांकि बालाजी ने फर्रुखसियर को उखाड़ फेंकने में सैयद बंधु की मदद की। अब देखिए फर्रुखसियर जो था पहला शासक जो था जो सैयद बंधु की मदद से बना था। इस सैयद बंधु को शासक निर्माता या फिर नृप निर्माता के नाम से जानते थे, किंग मेकर के नाम से जानते थे। तो सैयद बंधु की मदद से फर्रुखसियर जो शासक तो बहुत अधिक शक्तिशाली हो रहे थे। तो फर्रुखसियर ने इनको मरवाने का प्लान बना लिया था। ये बातें जब फर्रुखसियर को, सॉरी, सैयद बंधु को जो पता चली तो इन्होंने उल्टे ही मतलब फर्रुखसियर को मरवाने का प्लान बना लिया। और यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ बंधु ने फर्रुखसियर को निपटा दिया। ठीक है, तो फर्रुखसियर बेचारा मारा गया। ध्यान रखना, बालाजी विश्वनाथ पेशवा का पद बेहद शक्तिशाली हो गया और मराठा राज्य के प्रभुत्वशाली विस्तारवादी राज्य का दर्जा दिया। तो पेशवा का पद जो था बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। और आगे चल के हम लोग देखेंगे जो दूसरा पेशवा जो बनता है जिसका नाम है बाजीराव प्रथम। इसके ऊपर आप लोगों ने फिल्म भी देखा होगा, बाजीराव मस्तानी। ठीक है, इन्हीं के लाइफ स्टोरी के ऊपर फिल्म है। ठीक है, बाजीराव प्रथम के लाइफ स्टोरी के ऊपर भी फिल्म है। काफी कल, बहुत ही कम आयु में इन्होंने पेशवा का पद धारण किया था। इसके समय से मराठा एम्पायर जो था अपने चरम पे था। इन्होंने अपने जीवन में कोई युद्ध ही नहीं हारे। ठीक है, तो ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम। इन्हीं के समय से आप देखोगे तो पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। मतलब पेशवा के फैमिली से, मतलब पेशवा का बेटा ही अगला पेशवा बनेगा। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम की बात करेंगे। अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात 1720 में मात्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा बना। ठीक है, पेशवा का पद जो थे संभाल लिया। बाजीराव मराठा शक्ति को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित करने में सफल हुआ। उत्तर में उसने 1728 में मालवा और 1731 में गुजरात पे विजय प्राप्त की। उसने बुंदेलखंड पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है, और दक्कन में, पालखेर में हैदराबाद के निजाम को भी मतलब पराजित किया। ठीक है, और इन क्षेत्रों में राजस्व एकत्रित करने के अधिकार सुनिश्चित किया। 1733 में जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया और उन्हें मुख्य भूमि से मार भगाया। हालांकि जंजीरा को किला को मराठा कभी जीत नहीं पाया था। जंजीरा का किला जो था इस समुद्र के बीचों बीच है। आपने किसी ने बहुत पहली बार वो फिल्म देखी होंगी ना, क्या नाम है उस फिल्म का यार, कयामत नाम के जो फिल्म जो हुई थी जंजीरा के किला में शूट हुआ था। ये समुद्र के बीचों बीच पड़ता है। ये अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। ये नौसैनिक की दृष्टि से काफी अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन इस किला को कभी जीता नहीं गया था, इस सिद्धियों के अधीन था। अब यहाँ पे देखोगे बाजीराव ने 1737 में दिल्ली पर छापा मारा और मुगल शासक ने निजाम की मदद करने को कहा। ठीक है, तो मुगल शासक ने निजाम से मदद करने को कहा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, बाजीराव ऑलरेडी संधि कर लेता है निजाम से, जब हम दिल्ली पे आक्रमण करेंगे तो आप चुप रहोगे। ठीक है, बाजीराव मस्तानी फिल्म में भी दिखा है। ठीक है, लेकिन निजाम को भोपाल के पास फिर से पराजित कर दिया गया और संपूर्ण मालवा, नर्मदा, चंबल के बीच के क्षेत्र बाजीराव को सौंपने को बाध्य किया। निजाम को मराठाओं को युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने को कहा गया और दक्कन प्रांतों में चौथ एवं सदस्यमुखी वसूलने के अधिकार के अतिरिक्त अनुदान देने को भी बाध्य किया गया। ठीक है, इस प्रकार 1740 ईस्वी तक, काफी कम आयु में, मात्र 40 वर्ष का ही उम्र होता है, देखेंगे वहां पे 1740 ईस्वी तक बाजीराव की मृत्यु हो, क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया था, परंतु उन्होंने विस्तारवादी साम्राज्य का दर्जा भी प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखोगे तो बाजीराव प्रथम की काफी अल्प आयु में मृत्यु
हो जाती है। ठीक है, यह मस्तानी नाम एक महिला से प्रेम के लिए भी चर्चा में रहे थे, ध्यान में रखें। ये राजा छत्रसाल की पुत्री थी वो। ठीक है, अब बोले कि सर मस्तानी तो महिला, मस्तानी की बात करेंगे तो मुस्लिम थी, तो राजा छत्रसाल की बात करेंगे तो हिंदू थे। लेकिन राजा छत्रसाल की बहुत सारी पत्नियां और भी थी जो कि वैध तो नहीं थी, उन्हीं से मस्तानी का जन्म हुआ था, जिससे इन्होंने मतलब क्या किया था, विवाह किया था। ठीक है, तो पानीपत के जो तृतीय युद्ध में जो होता है ना, मस्तानी और बाजीराव, क्या नाम, बाजीराव प्रथम के पुत्र भी मारे मारे जाते, जिसका नाम था बहादुर करके कुछ नाम था। ठीक है, वो लोग भी मारे जाते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में। ठीक है, दो पुत्र हुए थे, बाजीराव प्रथम के, मस्तानी के दो पुत्र थे। इसका नाम भी जो था मराठा नाम नहीं था, मतभेद हो जाता, इसलिए उन्होंने मुस्लिम नाम ही दिया था उनको। अब आते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को हम लोग नाना साहब के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको सॉरी, बाजीराव प्रथम ने बालाजी बाजीराव, ठीक, क्या बोलते हैं, बालाजी बाजीराव इनको कहते हैं, बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। 1740 में पेशवा बने और 1761 तक उन्होंने शासन किया। वो अपने पिता के सही उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। 1749 में राजा साहू की मृत्यु के साथ, साहू का यहाँ पे मृत्यु हो जाता, काफी बुजुर्ग हो गए थे, साथ ही बालाजी बाजीराव मराठा राज्य के वास्तविक और व्यवहारिक शासक सिद्ध हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पेशवा जो था बस नाम मात्र का रह गया। यहाँ से जो था साहू की मृत्यु जैसे ही होती है, बालाजी बाजीराव की बात करेंगे या फिर पेशवा की बात करेंगे, वो मतलब क्या होते हैं, मुख्यतः शासक की भूमिका में आ जाते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर पावर भी पेशवा के अंदर आ जाएगा और शासक की भूमिका में भी वही आ जाएंगे। ठीक है, अब जो थे क्या बोलते हैं, अब जो राजा जो रह गए जिसको छत्रपति कहते थे, वो केवल नाम मात्र के रह जाते हैं। ठीक है, उन्होंने पूना मुख्यालय में सरकार को हस्तांतरित कर दिया। मराठा शक्ति का विस्तार तीसरे पेशवा के अंतर्गत भी निरंतर जारी रहा। बालाजी राव के अंतर्गत मराठा शक्ति ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर नियंत्रण करके, ठीक है, मध्य भारत में नियंत्रण, ठीक है, ध्यान में रखना है, कर लिया। दक्षिण भारत पर पारस्परिक रूप से आसानी से नियंत्रण कर लिया गया। बालाजी बालाजी के सॉरी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति ने उत्तर भारत की ओर कूच किया और दिल्ली दरबार में मराठा प्रभाव को स्थापित किया। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है, इमाद उल मुल्क को मराठाओं के मौन समर्थन से मुगल दरबार में वजीर बना दिया गया। ठीक है, तो मराठा के समर्थन से जो वजीर जो बना था मुगल दरबार, उसका नाम था इमाद उल मुल्क बना दिया, जो वास्तव में मुगल सिंहासन के पीछे ही शक्ति बन गए थे। बालाजी बाजीराव ने जल्द ही पंजाब को भी अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस पर उसने उस समय अहमद शाह अब्दाली का सहायक शासन कर रहा था। ठीक है, तो ये पंजाब पे जो अधिकार जो करता है ना, तो अहमद शाह अब्दाली का जो सहायक जो वहां पे शासन कर रहा था, तो यही वजह जो है बनता है, युद्ध का कारण जो बनता है यही बनता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप मराठा और अफगानों के बीच मतलब झगड़े का जन्म हुआ 1761 में, पानीपत के युद्ध के रूप में अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया। ठीक है, ये साहू ने जो क्या किया, साहू बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या नाम है इसका, बालाजी बाजीराव ने जो पंजाब पे जो अधिकार जो किया था, तो वहां पे जो शासन जो कर रहा था अहमद अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी, या फिर बात कर लीजिए उसको रिप्रेजेंट करते हुए प्रशासन को चला रहा था, यही जो था सो मतलब क्या बनता है, पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण बनता है। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाएं ऐतिहासिक स्थल पर पानीपत के एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। मराठा सेना का अफगान की सेना के सामने कोई मुकाबला नहीं था, जैसा कि अफगानी सेना पश्चिमी तट पर प्रशिक्षित थी। ठीक है, सेनापति विश्वास राव, ठीक है, विश्व राव लिखा हुआ है लेकिन इनका नाम था विश्वास राव। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, विश्वास राव जो था पेशवा का छोटा पुत्र था, और सदाशिव राव की बात करेंगे पेशवा का चचेरा भाई था। दोनों युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर विश्वास राव का उम्र कितना था, तो ये विश्वास राव का उम्र जो था काफी अधिक कम था। ठीक है, ये 15 या 16 साल के आसपास इनका एज था। ठीक है, तो बोलोगे से ये मतलब युद्ध में आया ही क्यों। ठीक है, ऑलरेडी जो पेशवा का चचेरा भाई लीडरशिप की भूमिका में ही था, तो विश्वास राव के पिता जो थे, ठीक है, बालाजी बाजीराव, या फिर उनकी मां को लग रहा था ना से अगर ये पानीपत के तृतीय युद्ध में, ठीक है, सदाशिव राव अगर जीतेंगे तो पेशवा के गद्दी को टेक ओवर ये कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए विश्वास राव को युद्ध का नेता बना के भेजा गया था, जो कि एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है, और पेशवा का जो चचेरा भाई थे सदाशिव राव, सारा नीति यही संभाल रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध में ये मारे जाते हैं, दोनों के दोनों मारे जाते हैं। ठीक है, लगभग 28,000 मराठे जो थे इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, हालांकि क्षति तो मतलब अफगानों को भी पहुंची थी, अंतिमतः प्रॉफिट उनको भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आप ध्यान में रखोगे 28,000 मराठे मारे गए थे। और कहते हैं मतलब उस मराठा साम्राज्य का कोई ऐसा घर नहीं था, मतलब कोई ना कोई एक व्यक्ति उस दिन उस घर से रुखसत ना हुआ हो। पेशवा करारी हार की खबर सुनकर स्वयं भी काफी समय तक जीवित नहीं रह पाए। ठीक है, तो पेशवा को ये खबर मिला, बालाजी विश्वनाथ को जब ये खबर मिलता है, ठीक है, तो वो भी इससे काफी अधिक चिंतित हो जाते हैं और
काफी समय तक वो भी जीवित नहीं रहते हैं, ठीक है। उनकी भी मतलब क्या होती है, कुछ ही दिन के बाद बालाजी विश्वनाथ बोला, बालाजी बाजीराव, ठीक है, इनका भी कुछ समय के बाद मतलब देहांत हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, इनकी भी कुछ दिन के बाद हो जाती है, मतलब शौक में रहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है, शौक में चले जाते हैं मृत्यु, क्योंकि भाई मारा गया था और पुत्र भी मारा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध नकारात्मक रूप से निर्णायक रहा। आप देखोगे ये पानीपत का तृतीय युद्ध जो तो नकारात्मक रूप से उपयोगी क्यों रहा, क्योंकि इस युद्ध ने मराठों को भी तो पूरी तरीके से पंगु बना दिया। कहते हैं से इस युद्ध में यह साबित कर दिया गया से दिल्ली पे शासन कौन नहीं करेगा, फिर भारत पे शासन कौन नहीं करेगा, ठीक है। मतलब मराठे भारत के प्रशासन को संभालने के लिए कैपेबल नहीं है। अब बोलोगे से यहाँ पे अफगानों को फायदा मिला, तो अफगानों को भी कोई फायदा नहीं मिला। अहमद अब्दाली को भी कुछ फायदा नहीं मिला, वो भागते भागते अफगान चला गया, क्योंकि अफगान में क्या होता, विद्रोह उत्पन्न हो चुका था। इस युद्ध से अगर सबसे अधिक जो फायदा मिला तो किसको मिला, ब्रिटिश को मिला, ठीक है। ब्रिटिश को इस युद्ध से काफी अधिक मतलब फायदा मिला, क्योंकि अफगान शक्ति को तो कुछ इससे लाभ नहीं हुआ, मराठा पूरी तरीके से क्या हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है। तो इस युद्ध से न तो अफगानों को फायदा हुआ और न तो मतलब मराठों को फायदा हुआ, दोनों आपस में लड़ रहे थे, दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में अगर फायदा किसको हुआ, तो ब्रिटिश को फायदा हुआ, ठीक है। तो ब्रिटिश जो थे इससे काफी अधिक लाभान्वित हुए। पानीपत युद्ध में पराजय मराठा के लिए विध्वंसक साबित हुआ, जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया, ठीक है। तो अखिल भारतीय साम्राज्य इनको बनाना था, वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। वो अपनी सेना के मुख्य लोगों के साथ साथ राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी खो चुके थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन इसी समय क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली के जो सेना में या फिर अहमद शाह अब्दाली के जो अफगानिस्तान में जो राज्य जो था वहां पे लोगों ने बगावत कर दी। तो अहमद शाह अब्दाली ने सोचा भाई साहब हिंदुस्तान का साम्राज्य अपने अधीन करने के चक्कर में मैं पूरा अफगान खो दूंगा। तो वो तुरंत यहां से भागा भागा गया, फिर कभी लौट के नहीं आया। तो मराठों को पराजित करने का लाभ जो था अहमद शाह अब्दाली को बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन इसी समय मुलाजिमों ने 2 वर्षों से बकाया वेतन न मिलने का बगावत कर दिया, अब्दाली को मजबूरन अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार राशि साम्राज्य ने अफगान एवं मराठा दोनों को नकार दिया। उत्तर भारत में शक्ति शून्य पैदा हो गया, जिससे विभिन्न साम्राज्य आगामी 4 दशकों तक भरने में व्यर्थ प्रयास करते रहे। और इस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पे कौन शासन करेगा, नहीं किया, ध्यान में रखिएगा। मतलब ये बोला जाता है सिर्फ पानीपत के तृतीय युद्ध ने ये भी शासन कौन करेगा, मतलब कौन नहीं करेगा, मराठा नहीं करेगा। अपुति यह निर्णय किया कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा, ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जब यहाँ पे मुगल शक्ति का डाउनफॉल हुआ, ह्रास हुआ, तो मराठा को उसके, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको यार, रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा रहा था, बट मराठा उसके लिए कैपेबल नहीं हुए। ये चीजें कब साबित हो गई, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में साबित हो गई, ठीक है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अगर देखें विजयी कौन हुआ, अहमद शाह अब्दाली कह सकते हैं ऐसा, लेकिन अहमद शाह अब्दाली को लाभ क्या मिला, कुछ नहीं लाभ मिला। सैनिक तो उसके भी मारे गए, परेशान तो वो भी हुआ, यहाँ तक कि ये भी कुछ इतिहासकार कहते हैं वो लड़ना भी नहीं चाहता था, वो चाहता था संधि करके मराठों से वो चले जाए। लेकिन सदाशिव राव जो भाव जो थे वो संधि करने के पक्ष में नहीं थे और लड़ाई होती है। युवा माधवराव जो था उस समय बच्चा था, 1761 में चौथे पेशवा के रूप में मराठा के भविष्य को अपने योग्य मंत्री नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहते हैं, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नाना फडणवीस को क्या बोला जाए, मराठों का मैकियावेली कहे जाते, काफी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। तो माधवराव जो थे चौथे पेशवा के रूप में आए, गद्दी पे बैठे, नाना फडणवीस की सहायता से 11 वर्षों की छोटी समय अवधि तक संभालने में सफल रहा। 1771 में मराठाओं ने दिल्ली में शाह आलम को मुगल शासक बनाने में मदद की है। 1771 काफी इंपॉर्टेंट है। 1765 में क्या इलाहाबाद की संधि हुई थी ना, तो इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली को छोड़ के तुम इलाहाबाद में रहो, ठीक है। तो वो बेचारा इलाहाबाद में ही काफी फंसा हुआ था, लेकिन बाद में नाना फडणवीस या फिर मराठों की सहायता से फिर से उसको दिल्ली मिल पाता है शाह आलम को, ठीक है। ये घटना कब की है, तो ये घटना है इलाहाबाद की संधि पे, जिसको बोला गया था ना, क्या नाम है, शाह आलम को से तुम दिल्ली में रहो, दिल्ली तुमको नहीं जाना, तुम इलाहाबाद में रहो। लेकिन जाके फिर से 1771 में फिर इसको दिल्ली हाथ लगती है। लेकिन माधवराव के असमय है मृत्यु ने फिर से असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी और उत्तराधिकार की लड़ाई में पूना में केंद्रीय सत्ता फिर से मतलब प्रभावित हो गया। तो हु बिकम द नेक्स्ट पेशवा, ठीक है, अगला पेशवा कौन बनेगा, क्योंकि चौथे पेशवा माधवराव का देहांत हो गया। पेशवा नियंत्रित 5 स्वतंत्र राज्य थे, ठीक है, ध्यान रखिए। बड़ौदा में क्या थे, गायकवाड़ थे, ये सबके सब पेशवा को सपोर्ट करते थे। ये सब पेशवा से नियंत्रित मराठा 5 स्वतंत्र राज्य थे। बहुत सारे मामलों में तो स्वतंत्र थे, लेकिन जब भी पेशवा पर संकट होता था ये सब मिलकर मतलब लड़ते थे, ठीक है।
नागपुर में क्या थे, भोसले हुआ करते थे, इंदौर में होलकर थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, पूना में पेशवा था। ये सब पेशवा नियंत्रित 5 मराठे राज्य थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब स्वतंत्र होने लगे। बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, और सिंधिया में ध्यान में रखना, सॉरी, ग्वालियर में सिंधिया, और पूना में क्या थे, पेशवा थे। इसमें सिंधिया और होलकर बेहद महत्वपूर्ण थे, और महाजी सिंधिया बेहद मेधावी थे, ठीक है। महाजी सिंधिया की बात करेंगे तो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थे, ठीक है। लेकिन दिल्ली का नियंत्रण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने राजपूतों के साथ साथ अपने प्रतिस्पर्धी होलकर और नाना फडणवीस को भी पराजित कर दिया है, ठीक है। और पूना की शक्ति प्राप्त कर ली। महाजी सिंधिया उस 1794 में हुई, जब यह प्रतीत होने लगा कि उस साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे। महाजी की मृत्यु जो था अपूर्णीय थी, मतलब ये कभी भी पूरा नहीं, मतलब इतनी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। 1800 में नाना फडणवीस का भी मृत्यु हो गया, ठीक है। तो दो ग्रेट पर्सनालिटी महाजी सिंधिया जो थे और नाना फडणवीस, दोनों का मतलब देहांत हो गया। और इसी तरीके से मतलब ये चीजें क्लियर हो गई से भाई साहब, मराठा साम्राज्य का स्थिति जो है खराब हो गया। और 1800 के बाद आप देखोगे तो पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य का क्या होता है, 1818 में मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से 1818 में समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य का अंतिम तारीख जो है 1818 है। और इनके जो अंतिम पेशवा जो थे, इनको मतलब बिठूर, कानपुर बिठूर के निकट, ठीक है, निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया जाता है 1818 में। और इन्हीं के जो दत्तक पुत्र जो थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, नाना साहब, ठीक है। तो नाना साहब 1857 के क्रांति में दिखते हैं, ठीक है। तो 1818 के, ठीक है, बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 1800 के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है। कल के क्लास में पढ़ाऊंगा क्या, तो जाट के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जाट काफी इंपॉर्टेंट है, तो कल के क्लास में जाट पढ़ा दूंगा, सिख पढ़ा दूंगा, ठीक है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आज मैंने मराठा पढ़ाया और काफी संक्षेप में पढ़ाया, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मेनली मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, मराठे में बहुत कुछ पढ़ने होते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट है मराठा, और थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, ठीक है। तो ऐसे में बालाजी द्वितीय रहेगा अंतिम, ठीक है। बालाजी द्वितीय आई थिंक से लास्ट होते हैं, उन्हीं का जो अ, इनको भेज दिया जाता है कानपुर के आसपास निर्वासित जीवन जीने के लिए, बाद में इनका देहांत हो जाता है। इनका दत्तक पुत्र जो था नाना साहब, उनका पेंशन वगैरह बंद कर दिया जाता है, तो 1857 की क्रांति में वो कानपुर से लीड करेंगे। ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल्स में, जब पढ़ने लगेंगे ना, एमसीक्यू वगैरह करेंगे, उसमें भी आ जाएगा। फिर मराठा एम्पायर प्रॉपर पढ़ेंगे तो वहां पे हमको मिलेगा। अभी तो हम लोग मुख्यतः पढ़ रहे से आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल, कौन कौन से नए नए एम्पायर बना, और फिर वो किस तरीके से पतनोन्मुख हो गया, किस तरीके से ब्रिटिश ने टेक ओवर किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल के क्लास में सिख, कल के क्लास में जाट, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर कल मिलते हैं। बाकी ट्राई करना, इस पे क्वेश्चन लगाने का कोशिश करना है, ठीक है। जो मैंने बातें बताई